नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित ठाकुर लेकर आया हूँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हर देशवासी को समझना बहुत ज़रूरी है और जो अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं बात करता हूँ दोस्तों, कल यानी कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 6:1 जजेस का फैसला, जिसमें 6 जजों ने ये सहमति जताई कि SC एंड ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर का होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और इसके अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो है वो सर्च करेंगी कि कौन कौन सा SC और ST का वो कौन कौन से SC और ST के वर्ग हैं जो कि क्रीमी लेयर में फॉल करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ये तो सुन लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, क्रीमी लेयर डिवीज़न होगा SC और ST में। इसके पहले OBC में भी क्रीमी लेयर का डिवीज़न आया था, जिसमें कि क्रीमी लेयर, OBC क्रीमी लेयर एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था। इन सबों की शुरुआत कैसे हुई और क्या होता है ये क्रीमी लेयर? सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में अगर मैं आपको ये बताऊं तो क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि वो रिजर्वेशन के दायरे से बाहर कर देना। अर्थात अगर आप क्रीमी लेयर में फॉल कर गए तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप एज अ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जैसा ट्रीट किए जाएंगे और आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। जनरल कैटेगरी के तरीके से आपको सारा काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये समझिए कि क्रीमी लेयर क्या होता है। दोस्तों, हम सब ने मंडल कमीशन का नाम सुना है। मंडल कमीशन वही कमीशन है जिन्होंने 27% रिजर्वेशन OBC में देने का रिपोर्ट बनाया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी का केस चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि 27% जो रिजर्वेशन OBC में है वो सही है, जायज़ है, लेकिन साथ ही साथ क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वैसे वर्ग जो OBC के हैं, जिनको तमाम सुविधाएं मिली हुई हैं, उन लोगों को OBC के तहत रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बिठाई और उस कमीशन का नाम था जस्टिस रामनंदन प्रसाद। जस्टिस रामनंदन प्रसाद कमीशन का एक ही काम था, उन वर्गों को पहचानना जिसके तहत OBC क्रीमी लेयर में जिसको लाया जा सके। और उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है क्रीमी लेयर का। क्या होता है क्रीमी लेयर? दोस्तों, 4, 5, 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्रीमी लेयर में कौन कौन आता है। अभी तक तो सिर्फ OBC में है, अब आगे देखते हैं कि SC और ST में किस तरीके से क्रीमी लेयर को लाया जाएगा। तो फिलहाल समझते हैं कि OBC में क्रीमी लेयर का जो अभी तत्कालीन जो प्रोविजंस है वो क्या है। दोस्तों, सबसे पहला जो बिंदु है क्रीमी लेयर में पहचानने का, कि अगर कोई बच्चा है जिसके माता या उसके पिता दोनों में से कोई भी एक अगर ग्रुप A सर्विस में फॉल कर रहा है, मतलब कि दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स जो है वो ग्रुप A कैटेगरी के सर्विस में फॉल करते हैं, ग्रुप A कैटेगरी के गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो बोला कि डायरेक्ट इनको क्रीमी लेयर में बिठाओ, इनको रिजर्वेशन मत दो। दूसरा जो बिंदु है दोस्तों, दूसरा बिंदु में ये बोला गया है कि अगर माता और पिता दोनों ग्रुप B यानी कि क्लास 2 ऑफिसर हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों होने चाहिए, माता भी और पिता भी, दोनों पेरेंट्स जो हैं अगर क्लास 2 ऑफिसर में हैं या ग्रुप B में हैं तो उनको क्रीमी लेयर में बिठाओ।
तो ग्रुप ए या क्लास 1 ऑफिसर अगर हैं तो उसमें माता या पिता दोनों में से अगर कोई एक है तो उसको हम लोग क्रीमी लेयर में डालेंगे। और अगर ग्रुप बी में हैं दोनों ही माता पिता तो हम लोग उसको क्रीमी लेयर में डालेंगे। अगर दोनों में से केवल एक या माता या पिता ग्रुप बी में हैं, क्लास 2 ऑफिसर हैं, तो उनके बच्चों को क्रीमी लेयर में नहीं डालेंगे, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर दोनों माता पिता में, जो तीसरा पॉइंट है इसका, अगर दोनों माता पिता में कोई एक ग्रुप बी ऑफिसर है और 40 साल के पूरा होने तक अगर 40 साल से पहले ही उनको ग्रुप ए में प्रमोट कर दिया जाता है, क्लास 1 ऑफिसर में प्रमोट कर दिया जाता है, तो पर भी उस बच्चे को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो पहला जो बिंदु है दोस्तों वो यह है कि ग्रुप ए ऑफिसर हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, अगर मम्मी और पापा दोनों में से कोई एक, तो उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। अगर दोनों माता और पिता क्लास 2 ऑफिसर हैं या ग्रुप बी ऑफिसर हैं तो उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक माता या पिता ग्रुप बी ऑफिसर हैं लेकिन उनको 40 साल के पहले तक ही, अपने उम्र के 40 साल पार करने के पहले ही ग्रुप ए में अगर प्रमोट कर दिया जाता है, क्लास 1 ऑफिसर अगर प्रमोट कर दिया जाता है, उस समय भी उसे क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। तो ये जो कंडीशन है दोस्तों, ग्रुप ए वाला भी या क्लास 1 वाला भी, ये अंडर द एज ऑफ 40 ईयर्स होना चाहिए। मतलब 40 साल के अंदर अंदर उनको ग्रुप ए में होना चाहिए, क्लास 1 ऑफिसर बन जाना चाहिए। अब अगर कोई 41 ईयर्स में बन रहे हैं माता या पिता, तो फिर उसको क्रीमी लेयर में नहीं रखा जाएगा, उसको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये था हमारा ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर से कनेक्ट। अब जरा हम लोग ये समझेंगे कि ग्रुप ए ऑफिसर और ग्रुप ए ऑफिसर बहुत सारे जगह पर इसको हम लोग कहते क्या हैं। दोस्तों, अगर हम लोग PSU की बात करते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं, जैसे कि हमारा कोल इंडिया हो गया और भी जैसे हमारा ONGC हो गया, तो जितने भी PSU हैं दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी पोस्ट अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पर है या बोर्ड लेवल पर है या मैनेजरियल लेवल पर है, तो इन सबों को ग्रुप ए में रखा जाएगा और वहाँ पर रिजर्वेशन उनके बच्चों को नहीं दिया जाएगा, वो क्रीमी लेयर में रहेगा। PSU में अगर एग्जीक्यूटिव लेवल से ऊपर हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल या उससे ऊपर हैं। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें, इंश्योरेंस कंपनी की बात करें या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंटल है, अगर वहाँ की बात करें, तो वहाँ पर ये बोला गया है कि जूनियर मैनेजमेंट जिसका स्केल 1 है या स्केल 1 से ऊपर है, उन सबों को भी हम लोग ग्रुप ए में रखेंगे, क्लास 1 ऑफिसर हम लोग उसको बोलेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर सपोज दैट SBI में कोई मैनेजर है जिसका स्केल 1 है या स्केल 1 से ऊपर है, तो उसको हम लोग ग्रुप ए ऑफिसर बोलेंगे, क्लास 1 ऑफिसर बोलेंगे, और वहाँ पर क्रीमी लेयर एप्लीकेबल होगा, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स के बच्चों को जिनको कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उससे रिलेटेड। अब इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है क्रीमी लेयर का, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे में क्या बोला है। दूसरे में बोला है दोस्तों कि ऐसे चिल्ड्रेन, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स का ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा होगा। अभी करेंटली तत्कालीन जो चल रहा है वो 8 लाख चल रहा है। जब शुरुआत इसकी हुई थी तो वो 1 लाख से हुई थी 1993 में, लेकिन अभी जो तत्कालीन इसका जो लिमिटेशन है वो है 8 लाख। अब ग्रॉस एनुअल इनकम किसको बोलेंगे ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पहले ग्रॉस एनुअल इनकम को समझने के लिए यहाँ से आप सैलरी वाला पार्ट को हटा दीजिए और एग्रीकल्चरल लैंड वाला पार्ट को हटा दीजिए। अगर कोई इनकम सैलरी से आता है या एग्रीकल्चरल लैंड से आता है तो उसको आप हटा दीजिए, उसको अलग करके रखिए।
तो ये जो 8 लाख रुपए की बात कर रहा है वो उस इनकम की बात कर रहा है जिसमें सैलरी ऐड नहीं होगा। एग्रीकल्चरल लैंड से अगर कोई इनकम हो रहा है तो वो भी ऐड नहीं होगा। तो ये कैसा इनकम होगा? किसी दूसरे सोर्स से अगर आप कोई पैसा कमाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो इन सबों में अगर आपका ग्रॉस एनुअल इनकम पूरे साल भर में अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन मिलता रहेगा। अब बोल रहा है कि सैलरी और अदर सोर्सेस से जो आपको इनकम मिल रहा है 8 लाख का, 8 लाख से अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? तो बोल रहा है दोस्तों कि इस साल अगर सपोज दैट अभी हमारा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और अभी हमको ये देखना है कि ये बच्चा हमारा क्रीमी लेयर में फॉल करेगा या नॉन क्रीमी लेयर में फॉल करेगा, तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे? तो बोला कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखिए, पिछले 3 साल में उसके माता पिता का रिकॉर्ड देखिए कि क्या उस पिछले 3 साल में कोई भी एक ऐसा साल था जिसमें कि इनकम फ्रॉम सैलरी से जो इनकम रिसीव हुआ वो 8 लाख से ज़्यादा था? तो बोला हाँ था। तो बोला कि ठीक है, इसको क्रीमी लेयर में डालो। बोला कि नहीं, सैलरी इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा नहीं था किसी भी पिछले 3 साल में। तो बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखो, क्या अदर सोर्सेज से जो बिजनेस हो गया या कुछ और सोर्सेस हो गया वहाँ से अगर कोई इनकम जनरेट हो रहा है तो क्या वो 8 लाख से ज़्यादा था? तो बोला हाँ था। तो बोला इसको क्रीमी लेयर में डालो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सैलरी इनकम हो या आपका अदर सोर्सेज से कोई इनकम हो, बिजनेस से कोई इनकम हो, आपका जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप क्रीमी लेयर में फॉल करेंगे। लेकिन सैलरी वगैरह के केस में क्या बोला? बोला कि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखो सैलरी के केस में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के केस में। पिछले 3 साल में अगर किसी भी एक साल में 8 लाख से आपका ज़्यादा का इनकम है तो फिर आपको जो है क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। और वाई क्रीमी लेयर अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज द रिजर्वेशन फॉर ओबीसी is only given as per this concept, only given to the non creamy layer, जो इन सबों में फॉल नहीं करता है उनको दिया जाता है रिजर्वेशन। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रीमी लेयर क्या कहते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़रा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या आया। जस्टिस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने क्या बोला, किस जस्टिस ने क्या बोला। और सबसे पहले तो ये जजमेंट आया हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल में, एक लाइन में। और मैं अगर आप मुझसे बोलेंगे कि आपका ओपिनियन क्या है, तो मेरा भी ओपिनियन बिल्कुल सेम है और मैं सुप्रीम कोर्ट के साथ अपना 100% कहीं पर भी बिना किसी दो राय के मैं अपना सहमति प्रदान करता हूँ। और मैं आपको वादे से बताता हूँ कि ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कल लिखा है, ये जजमेंट एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस जजमेंट से उन सारे क्लासेस को जो कि SC ST में फॉल कर रहे हैं, जिनके बच्चों को भी रिजर्वेशन सही से नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेकारक चीज़ है। भाई अगर आप SC और ST में ही हो, अगर आपको सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं और अगर आप एक सरकारी पद पर काम कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अनइक्वलिटी आती है। एक ही वर्ग के 2 आदमी हैं जिनका एक आदमी जो है वो सरकारी नौकरी में है और दूसरा जो बच्चा है वो सरकारी नौकरी में नहीं है, उसके मम्मी पापा सरकारी नौकरी में नहीं है, तो क्या अनइक्वलिटी नहीं हुआ? तो दोस्तों मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं प्रणाम करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देने में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया, इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो
लॉ मेकर के जो आइडियाज़ थे, जो उनके थॉट्स थे, उनके थॉट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। आज नहीं, पहले कई सालों से ये निभाते आ रहे हैं। और कल का भी निर्णय जो है इस बात का सबूत देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ मेकर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में उनकी जो टीम ने काम किया था, मैं उसके बारे में फिर से सेपरेट कोई वीडियो बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कैसे बना, किन्होंने क्या अपना योगदान दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है दोस्तों, जिसे हर देशवासियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेज की बेंच बैठी थी, जिसमें कि 6:1 जजेज का फैसला आया और 6 जजों ने ये माना कि SC और ST में क्रीमी लेयर का होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि respective states have the authority to further subdivide groups within reserve categories of SC and ST based on varying levels of backwardness to better allocate reservation benefits। सही। आखिर जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस समय लॉ मेकर्स का क्या थॉट था? उस समय हमारे लॉ मेकर्स का थॉट बहुत ही सिंपल था कि हमारे जो SC और ST के वर्ग हैं वो बहुत ही नीचे हैं, तो उनको ऊपर लाने का काम किया जाए, उसके लिए रिजर्वेशन बेनिफिट्स लाई गई। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो जिन SC ST को मिल चुका है रिजर्वेशन, वो आज बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। उनके बच्चों को भी मिल रहा है, फिर उनके बच्चों को भी मिल रहा है, फिर उनके बच्चों को भी मिल रहा है, फिर उनके बच्चों को भी मिल रहा है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? तो आखिरकार ये फैसला आया और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें हमारे एक जस्टिस हैं, जस्टिस BR गवई, वो भी उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं दोस्तों। लेकिन जस्टिस BR गवई ने भी ये माना कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में भेदभाव हो रहा है, अनइक्वालिटी की जा रही है। कुछ वर्ग जो हैं वो बहुत आगे बढ़ गए हैं और कुछ वर्ग जो हैं वो पीछे ही रह गए हैं। जस्टिस विक्रमनाथ ने जस्टिस गवई के व्यू को सपोर्ट किया और उन्होंने भी बोला कि जिस प्रकार OBC में क्रीमी लेयर की चर्चा की, क्रीमी लेयर एप्लीकेबल है, उसी तरह SC और ST में भी क्रीमी लेयर का होना जरूरी है। जस्टिस पंकज मित्तल ने अपना आर्गूमेंट ये दिया कि जब एक बार रिजर्वेशन एक जनरेशन को मिल चुका है तो उसके दूसरे जनरेशन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल नीड को देखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेकर्स के थॉट्स को देखते हुए उन्होंने भी ये बोला कि क्रीमी लेयर को SC और ST में होना चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ ने ये बोला कि क्रीमी लेयर का होना बहुत ज़रूरी है। ये हो सकता है कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट OBC में है वो सेम कॉन्सेप्ट SC और ST में ना रहे, कुछ डिफरेंट हो, ये हो सकता है, लेकिन क्रीमी लेयर को उन्होंने पक्ष लिया। जस्टिस मित्तल साहब ने ये बोला कि SC ST और OBC को डेवलप करने के लिए हमें नए रिजर्वेशन प्रणाली की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कल के जजमेंट को लेकर और क्या होता है क्रीमी लेयर, ये समझने के लिए। अब इस वीडियो के बाद जब आप भी अपना एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि क्रीमी लेयर का होना कितना ज़रूरी है SC और ST कैटेगरी में। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको क्रीमी लेयर के बारे में समझाने का कोशिश किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उसको मैंने क्रीमी लेयर के साथ लिंक करने की कोशिश की। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात ऐसी लगी जो समझ में नहीं आया या उसके बारे में कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर और प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।
और कुशल मंगल रहें, आप आगे बढ़ें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।